Okay. So in the economics of power generation, first we will study about economics of electric power generation. That is, for any electrification of particular area, it is necessary to have the correct idea of load requirements of required area. Okay. So if you want to electrify some area, so it is required to have the correct idea of load requirements. Okay. अगर आप यहाँ पे कोई भी जगह पे इलेक्ट्रिफिकेशन करना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या लोड की रिक्वायरमेंट है और कितनी लोड है, किस प्रकार का लोड है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है. और द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एज वेल एज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल ऑफ दैट एरिया विच विल अफेक्ट द फोरकास्टिंग ऑफ लोड रिक्वायरमेंट्स. ओके, 1 minute, I'm not audible, I think. Okay students, I was not audible at that time. Now we will start. For electrification of particular area, it is necessary to have the correct idea of load requirements of required area. Means अगर आप किसी भी जगह को इलेक्ट्रीफाई करना चाहते हैं या इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना चाहते हैं तो वहाँ पे लोड रिक्वायरमेंट क्या है वो जानना ज़रूरी है, और उस एरिया में किस प्रकार का लोड है, इंडक्टिव, रेजिस्टिव और कैपेसिटिव या कॉम्बिनेशन ऑफ दोज लोड्स कैसे है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है. और वहाँ का पॉपुलेशन कितना है, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना है वहाँ के लोगों का, ये भी लोड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो बताता है कि कितनी लोड की ज़रूरत पड़ेगी हमें और कितनी बिजली हमें पहुँचानी पड़ेगी. आगे ये भी जानना ज़रूरी है कि हमें किस प्रकार के सोर्सेस, मतलब थर्मल पावर स्टेशन हो सकता है, हाइड्रो पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, डीजल पावर स्टेशन से या किसी भी प्रकार की पावर स्टेशन से कितनी बिजली हमें लेनी है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है. और जनरेशन पॉइंट्स कहाँ पे हैं और उसकी फ्यूल की कॉस्टिंग और किस प्रकार का फ्यूल हम लोग ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल साइट्स फॉर ए हाइड्रो पावर स्टेशन. अगर आप हाइड्रो पावर स्टेशन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वहाँ पे उसकी लोकेशन या साइट सिलेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए. ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट्स ऑफ जनरेटेड पावर एंड नेचर ऑफ लोड टू बी सप्लाइड एक्सेट्रा. ओके, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, मतलब अगर हम लोग जनरेट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट उसकी ज़्यादा होनी चाहिए. हमें देखना चाहिए कि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू जो है कॉस्टली नहीं होना चाहिए. और नेचर ऑफ लोड टू बी सप्लाइड, लोड की नेचर कैसी है, जैसे मैंने पहले भी बताया, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, रेजिस्टिव, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ऐसे कॉम्बिनेशन में लोड हो सकता है. इसलिए हमें जानना ज़रूरी है कि नेचर ऑफ लोड कैसा है. और हमेशा पावर सिस्टम्स पे लोड कांस्टेंट नहीं रहेगा, कभी पीक लोड रहता है, कभी नॉर्मल लोड रहता है, कभी लोड कम भी हो जाता है. तो हमें जानना ज़रूरी है कि नेचर ऑफ लोड कैसा है और कितने घंटे तक पीक लोड में रहता है, कितने घंटे तक लो कंडीशन में रहता है, ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है. इट इज़ एसेंशियल फॉर द पावर सिस्टम टू मेंटेन द रिलायबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ पावर सप्लाई एट ऑल टाइम्स. ये भी जानना ज़रूरी है कि हमें पावर सिस्टम में कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है और उसकी रिलायबिलिटी बनाए रखनी है. और एक साथ में उसके साथ हमें देखना है कि उसकी पावर क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए. अगर कस्टमर को या एंड यूज़र को हम लोग अच्छे क्वालिटी पावर नहीं देंगे, उसकी कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, तो कंज्यूमर जो है वो कंप्लेंट्स रेज कर सकते हैं, वो ना खुश हो सकते हैं. इसलिए हमें ये रिलायबिलिटी और कंटिन्यूटी ऑफ पावर सप्लाई मेंटेन करना इकोनॉमिकली ज़रूरी है. However, when a large number of generating sets are chosen, the operational problems and maintenance cost increases.
यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ जनरेटिंग सेट्स अगर इस्तेमाल करेंगे तो ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स और मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेंगे। कैपिटल कॉस्ट इज ऑल्सो हाई फॉर लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स। अगर हमें बहुत बड़ा यूनिट लगाना है, जैसे थर्मल पावर स्टेशन लगाना है, हाइड्रो पावर स्टेशन इंस्टॉल करनी है या न्यूक्लियर पावर इंस्टॉल करना है, तो उसकी कैपिटल कॉस्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। इसके लिए हमें देखना, कॉस्टिंग जितना हमें बिजली मिल रहा है, जनरेट हो रहा है, पावर सप्लाई हमें जनरेट हो रहा है वहाँ पे, उससे ज़्यादा कॉस्टिंग, उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब उसका पे बैक जल्दी से आ जाना चाहिए। सो कॉमन टर्म्स यूज्ड इन सिस्टम ऑपरेशन। पहला जो ज़्यादातर इकोनॉमिक्स को स्टडी करते वक्त, पावर जनरेशन की जो इकोनॉमिक्स स्टडी करते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स जो आती हैं, टर्म्स जो आती हैं, वो है कनेक्टेड लोड। कनेक्टेड लोड मतलब सम ऑफ द कंटिन्यूस रेटिंग्स ऑफ ऑल इक्विपमेंट्स इन वैट्स और किलोवैट्स कनेक्टेड टू द सप्लाई सिस्टम। मतलब अगर कंटिन्यूस रेटिंग्स जो लगी हुई है इक्विपमेंट्स की, इक्विपमेंट कंटिन्यूसली जो चल रहे हैं, उनकी जो रेटिंग होती है, उनका टोटल सम जो होता है वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। और सप्लाई को जो भी जिस प्रकार का लोड कनेक्टेड है और कितने रेटिंग का लोड कनेक्टेड है, वो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। एवरी कंज्यूमर हैज़ सर्टन इक्विपमेंट इन हिज प्रेमाइसेस विच आर कनेक्टेड टू पावर सिस्टम। हर एक कंज्यूमर का इक्विपमेंट पावर सिस्टम्स को जुड़ा हुआ है, तो ये भी एक तरह का कनेक्टेड लोड ही है। ओके। फर्म पावर। फर्म पावर क्या होता है? इज द पावर इंटेंडेड टू बी ऑलवेज अवेलेबल इवन अंडर इमरजेंसी कंडीशंस। मतलब जो पावर हमें इमरजेंसी कंडीशंस में भी मिलता रहेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फर्म पावर। ओके। ऑलवेज अवेलेबल इवन अंडर इमरजेंसी कंडीशंस। कोल्ड रिजर्व्स। कोल्ड रिजर्व्स मतलब is a reserve where whose generating capacity is available for service but is not in operation। मतलब ज़्यादातर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में कोल्ड रिजर्व्स होती हैं, जहाँ पे हमें जनरेटिंग कैपेसिटी ऑलवेज अवेलेबल रहेगा, लेकिन वो हमेशा सर्विस ऑपरेशन में नहीं रहेगा। ठीक है, सर्विस या ऑपरेशन में नहीं रहेगा। मतलब जब ज़रूरत पड़ेगी तो कोल्ड रिजर्व से हम लोग पावर ले सकते हैं। हॉट रिजर्व्स मतलब क्या है? हॉट रिजर्व्स वो होती हैं जहाँ पे whose जनरेटिंग कैपेसिटी इज इन ऑपरेशन बट इज नॉट अवेलेबल इन सर्विस। मतलब जनरेटिंग कैपेसिटी ऑपरेशन में रहेगा लेकिन उसकी सर्विस में नहीं रहेगा, तो वो हॉट रिजर्व कहा जाता है। स्पिनिंग रिजर्व्स। इट इज द जनरेटिंग कैपेसिटी विच इज कनेक्टेड टू द बस एंड इज रेडी टू टेक द लोड। जहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन है, थर्मल पावर स्टेशन हो या हाइड्रो पावर स्टेशन हो, जहाँ पे हमेशा पावर जनरेट होता रहता है और हमेशा लोड के लिए कनेक्ट करने के लिए हमें तैयार रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पिनिंग रिजर्व्स। तो आगे हम लोग देखेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में अपना क्वेरी लिख सकते हैं, लास्ट में मैं उसका आंसर करूंगा। आगे हम लोग देखेंगे, इज एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग टोल्ड? Anyone can answer? Anyone can unmute and answer? Kunal? Hello, Kunal? Kunal Shinde? Hello? Yes, sir. Are you able to understand? Yes. Okay. Is it means if I speak in Hindi, is it okay with you? हेलो कुणाल, हाँ. इज इट ओके? कैन यू अंडरस्टैंड माई हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज? Yes, yes. Okay, we'll continue then. Curves used in system operation. Load curve. When the variation of the load in megawatts is plotted against the time in hours, then the curve is known as load curve. Means what is the load at particular instant of time that is plotted over a graph, and the total curve gives the load curve of a system. Load curve always give the following information. The daily load curve shows the various load demands during different times. मतलब हर दिन में पूरे दिन में कितना लोड, किस टाइम पे कितना लोड हमें सप्लाई करना है, वो हमें जानकारी मिलेगी लोड कर्व्स के द्वारा। ठीक है, अगर
हमें लोड किलोवाट्स या मेगावाट्स में स्पेसिफाई कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, एक्टिव लोड। जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है एक्टिव लोड या सैंक्शन लोड, ठीक है। सैंक्शन लोड जो है वो हमें सैंक्शन लोड वर्सेस टाइम इन आवर्स, सैंक्शन लोड में किलोवाट्स या मेगावाट्स में रहेगा, और उस लोड का जो कितना प्रतिशत यूज हो रहा है और कितना लोड हम लोग सप्लाई कर रहे हैं वो हमें डेली लोड कर्व से मिलेगी। एरिया अंडर द डेली लोड कर्व गिव्स द नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड इन द डे, मतलब कितना यूनिट पावर कंजम्पशन हो रहा है वो भी हमें लोड कर्व से पता चलेगा। द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द डेली लोड कर्व शोज द मैक्सिमम डिमांड ऑन द स्टेशन ऑन दैट डे। अगर यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड है, यहाँ पे कर्व दिखा रहे हैं हम लोग कि मैक्सिमम डिमांड है, तो कितना मैक्सिमम डिमांड हमें मतलब मैक्सिमम लोड जो होता है वो होता है मैक्सिमम डिमांड ऑफ दैट स्टेशन फॉर दैट पर्टिकुलर डे। लोड कर्व हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द साइज एंड नंबर ऑफ जनरेटिंग यूनिट्स। अगर हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लोड है, तो कितना जनरेटिंग, हम लोग एक ही जनरेटिंग यूनिट से पूरा पावर नहीं ले सकते। हेलो, अगर हम लोग पर्टिकुलर एरिया को सप्लाई कर रहे हैं पावर सप्लाई, तो पूरी साइज एंड नंबर ऑफ जनरेटिंग यूनिट्स में जो है वो लोड कर्व से पता चलेगा। और लोड हमें अगर किसी एरिया को सप्लाई देनी है तो एक ही जनरेटिंग स्टेशन से नहीं ले सकते, अलग अलग जनरेटिंग स्टेशन से हमें पावर सप्लाई लेना पड़ेगा और कुल मिलाकर उस एरिया को सप्लाई करनी पड़ेगी। उसको लोड कर्व से हमें पता चलेगा कि किस स्टेशन से कितना पावर लेना है और कब लेना है, ये हमें पता चलेगा लोड कर्व ऑपरेशंस के द्वारा, ठीक है। तो ये था लोड कर्व के बारे में। लोड ड्यूरेशन कर्व, लोड ड्यूरेशन कर्व मतलब क्या है, व्हेन द लोड एलिमेंट्स ऑफ ए लोड कर्व आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिसेंडिंग मैग्नीट्यूड्स देन द कर्व ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज लोड ड्यूरेशन कर्व। अगर हम लोग हाईएस्ट लोड से लोएस्ट लोड की तरफ पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, तो लोड एलिमेंट्स को प्लॉट करेंगे, तो वहाँ पे जो कर्व बनेगा वो कहते हैं लोड ड्यूरेशन कर्व। लोड ड्यूरेशन कर्व रिप्रेजेंट्स द लोड वर्सेस टाइम विथ द ऑर्डिनेट्स रीअरेंज्ड इन मैग्नीट्यूड सीक्वेंस। मैग्नीट्यूड वर्सेस टाइम जो यहाँ पे कर्व बना रहे हैं वो बना रहे हैं लोड ड्यूरेशन कर्व। ग्रेटेस्ट लोड ऑन द लेफ्ट साइड, लेसर लोड्स टुवर्ड्स द राइट, मतलब जैसे मैंने बताया डिसेंडिंग ऑर्डर में हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ, लेफ्ट साइड में ग्रेटेस्ट लोड रहेगा और राइट साइड में लेसर लोड रहेगा। एंड द लीस्ट लोड टू द एक्सट्रीम राइट, पूरी राइट की दिशा में, राइट डायरेक्शन में, ग्राफ के राइट में, एक्सट्रीम राइट में लीस्ट लोड रहेगा। सपोज वी कंसिडर अ लोड ड्यूरेशन कर्व of a system, the abscissa corresponding to any kilowatt ordinate of this curve will give the number of hours during which that amount of load megawatt has been on the plant। मतलब अगर हम लोग प्लॉट करेंगे यहाँ पे, अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन रहेगा, इंटरपोलेशन रहेगा यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो एब्सिसा मतलब वाई एक्सिस पे जो प्लॉट रहेगा उसको क्या कहते हैं, किलोवाट्स और मेगावाट्स में रहेगा, और वो लोड ड्यूरेशन कर्व के, हेलो, हाँ, डेली लोड ड्यूरेशन कर्व ऑफ ए सिस्टम पे अगर हम लोग एब्सिसा किलोवाट में प्लॉट करेंगे तो वहाँ पे उस टाइम पे उतना लोड हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। द लोड ड्यूरेशन कर्व गिव्स द डेटा इन अ मोर प्रेजेंटेबल मैनर, मतलब लोड ड्यूरेशन कर्व से हमें पता चलेगा कि डेटा हमें लोड कितनी चाहिए, कौन सा जनरेटिंग यूनिट से हमें पावर लेना है। द एरिया अंडर द कर्व गिव्स द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर द पीरियड कंसिडर्ड, मतलब पर्टिकुलर टाइम से, अगर 10 बजे से 11 बजे से बीच में अगर हमें लोड सप्लाई करनी है, पावर सप्लाई करनी है लोड्स को, तो वो कितने जनरेटिंग यूनिट से हमें पावर मिल रही थी उसकी जानकारी हमें लोड ड्यूरेशन कर्व से पता चलेगी। Integrated duration curve, integrated load duration curve is obtained from load duration curve. I hope you are not able to see the I think you are not able to see the presentation, is it so?
1 minute. Okay. Okay. इंटीग्रेटेड ड्यूरेशन कर्व, इसका मतलब है लोड ड्यूरेशन कर्व से हमें मिलेगी। इंटीग्रेटेड लोड ड्यूरेशन कर्व रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स किलोवाट आवर जनरेटेड फॉर द गिवन डिमांड इन किलोवाट्स। मतलब अगर 1 किलोवाट आवर पावर हम लोग जनरेट कर रहे हैं कि 1 किलोवाट लोड के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड लोड ड्यूरेशन कर्व। मतलब जैसे जैसे किलोवाट की डिमांड जो है बढ़ती जाएगी, किलोवाट आवर भी हमें बढ़ाना पड़ेगा या सप्लाई करनी पड़ेगी, और उसका जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है उसको प्लॉट करेंगे तो वो कहलाता है इंटीग्रेटेड लोड ड्यूरेशन कर्व। द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द लोड डिमांड इन किलोवाट्स एंड द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द यूनिट्स जनरेटेड किलोवाट आवर। वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, किलोवाट में रिप्रेजेंट करेगा, और एक्स एक्सिस जो है वो किलोवाट आवर में रहेगा। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड लोड ड्यूरेशन कर्व, कंसिडर द फॉलोइंग बिलो। अगर पॉइंट ए जो है, लाइन ए जी ऑन द लोड, और द नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड P1 करस्पॉन्ड्स टू दिस लोड डिमांड। अगर यहाँ पे P1 जो है लोड डिमांड है और ए पॉइंट जो है वो करस्पॉन्डिंग यूनिट जनरेटेड है, तो हमें क्या मिलेगी, OAGF करस्पॉन्ड्स टू दी इंटीग्रेटेड ड्यूरेशन कर्व। ये जो कर्व है OAGF, ये हमें बताएगी इंटीग्रेटेड ड्यूरेशन कर्व के बारे में। Similarly, points P2 on the curve corresponds to the load demand B and kilowatt hour generated P2 area given by the area OBHF। वैसे ही P2 अगर डिमांड है और इस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड ड्यूरेशन कर्व। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ जनरेशन। जनरेशन पे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो हमें जानना जरूरी है। एवरेज डिमांड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ यूनिट्स जनरेटेड पर ईयर टू आवर्स इन दैट ईयर। एवरेज डिमांड्स मतलब यूनिट्स जनरेटेड पर एनम डिवाइडेड बाय आवर्स इन अ ईयर। एक जनरेटिंग यूनिट से हमें जनरेटिंग पावर स्टेशन से कितनी यूनिट्स हमें जनरेट हो रहा है पर हर साल में, और कितने घंटे रहते हैं एक साल में, उसका अगर हम लोग फ्रैक्शन लेंगे तो हमें बताएगी एवरेज डिमांड कितना होता है एक पर्टिकुलर स्टेशन का। वैसे ही मैक्सिमम डिमांड क्या होता है, इट इज़ द लार्जेस्ट डिमांड ऑफ लोड ऑन द पावर स्टेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर डे हो सकता है, पर्टिकुलर वीक हो सकता है, पर्टिकुलर मंथ हो सकता है, उसमें अगर मैक्सिमम लोड अगर हमें मिल रहा है उस वक्त पे, तो उसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम डिमांड ऑफ दैट पावर स्टेशन। As load on the power station varies from time to time, there is a certain instant at which maximum demand occurs on the power system in a given period. ऐसा कभी होता है कि मैक्सिमम डिमांड भी हो सकता है, मतलब हाईएस्ट पीक लेवल पे डिमांड भी जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड इज जनरली लेस देन द कॉन्सेंट्रेटेड कनेक्टेड लोड बिकॉज द एंटायर कंज्यूमर्स डू नॉट स्विच ऑन देयर कनेक्टेड लोड टू द सिस्टम एट ए टाइम। मतलब मैक्सिमम डिमांड जो होता है कनेक्टेड लोड से कम रहेगा, और कनेक्टेड लोड टू द सिस्टम एट एनी टाइम बिकॉज द एंटायर कंज्यूमर्स डू नॉट स्विच ऑन देयर कनेक्टेड लोड टू द सिस्टम एट ए टाइम। कनेक्टेड लोड कितना रहता है और मैक्सिमम डिमांड जो होती है वो कनेक्टेड लोड से कम रहेगा, क्योंकि हर कोई कंज्यूमर जो है वो अपना लोड कनेक्ट नहीं करेगा हर वक्त पे। ठीक है, एट ए टाइम सारे लोड्स कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, इसके लिए मैक्सिमम डिमांड हमेशा कनेक्टेड लोड से कम रहेगा। कनेक्टेड लोड क्या होता है, मतलब एक तरह का सैंक्शन लोड है। मैक्सिमम हम लोग लोड जो कनेक्ट कर लेते हैं उसको क्या कहते हैं, कनेक्टेड लोड। डिमांड फैक्टर, इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन टू इट्स कनेक्टेड लोड। डिमांड फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड। The value of demand factor is usually less than 1 since the maximum demand is less than the connected load. Okay? हमेशा डिमांड फैक्टर 1 से नीचे रहेगा, यूनिटी से कम रहेगा, क्योंकि हमेशा मैक्सिमम डिमांड कनेक्टेड लोड से कम रहेगा, हमेशा फ्रैक्शन में रहेगा। ठीक है, डिमांड फैक्टर इंटीमेट्स
इन डिटरमिनिंग द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इक्विपमेंट। मतलब डिमांड फैक्टर से हमें पता चलेगा कि कितनी प्लांट की रिक्वायरमेंट है, कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए प्लांट की, ये हमें पता चलेगा डिमांड फैक्टर से। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड टू द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। मतलब एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम एनर्जी दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड, ये होता है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। वैसे ही द प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इंडिकेट्स द रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। जनरली इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैक्सिमम डिमांड ऑन द प्लांट। हमेशा मैक्सिमम डिमांड से ज़्यादा रहेगा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, और हमें उसको पूरा करना है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या करता है, पूरा करता है मैक्सिमम डिमांड को। रिजर्व कैपेसिटी इज इक्वल टू प्लांट कैपेसिटी इंटू मैक्सिमम डिमांड। रिजर्व कैपेसिटी क्या होता है, प्लांट कैपेसिटी इंटू मैक्सिमम डिमांड। प्लांट यूज फैक्टर, तो हमें जानना जरूरी है कि प्लांट यूज फैक्टर क्या होता है। रेशियो ऑफ किलोवाट आवर जनरेटेड टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट कैपेसिटी एंड द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच द प्लांट वाज इन ऑपरेशन। मतलब हमें प्लांट जनरेटिंग प्लांट, यहाँ पे प्लांट मतलब जनरेटिंग प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, हर एक प्लांट का प्लांट यूज फैक्टर होता है। वहाँ पे ये पता चलता है कि उसका आउटपुट कितना है डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी। उसकी कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, उसका आउटपुट कितना है, इनटू आवर्स ऑफ यूज, कितने घंटे हमें पावर मिल रहा है, उससे हमें पता चलेगा प्लांट यूज फैक्टर कितना यूजफुल है हमारे लिए। वो थर्मल पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट, वो हमें पता चलेगा प्लांट यूज फैक्टर्स के द्वारा। डाइवर्सिटी फैक्टर, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स टू द मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन इज नोन एज डाइवर्सिटी फैक्टर। इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड और मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन, इसका जो रेशियो मिलेगा वो मिलता है हमें डाइवर्सिटी फैक्टर के लिए। मतलब डिमांड जो होता है वो कॉन्टिन्यूस नहीं रहेगा, वो चेंज होता रहेगा, और कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी वेरिएशंस है डिमांड्स में, उसका हमें जो फैक्टर निकालेंगे उसको क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी फैक्टर। वो रेशियो है इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन। वो भी हमेशा एक यूनिटी से कम रहेगा। इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स ग्रेटर देन मैक्सिमम डिमांड ऑन दी पावर स्टेशन। हमेशा मैक्सिमम डिमांड से इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड ज़्यादा रहेगा। द इफेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर इज यूज्ड टू रिड्यूस द साइमल्टेनियस मैक्सिमम डिमांड ऑन द स्टेशन फॉर द सेम इंडिविजुअल डिमांड्स। ओके, द इफेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी इज रिड्यूस्ड कैपिटल कॉस्ट फॉर द स्टेशन एंड कॉन्सिक्वेंटली ए लोअर ओवरऑल रेट फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इफेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी इज रिड्यूस्ड, मतलब अगर मैक्सिमम डिमांड और लोड का जो डिमांड इंडिविजुअल डिमांड्स हैं, अगर वो डाइवर्सिटी कम रहेगा तो उस पर डिपेंडेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, और ओवरऑल रेट ऑफ जनरेशन जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा या अच्छा रहेगा। लोड फैक्टर, लोड फैक्टर भी एक टर्म जानना जरूरी है हमारे लिए। द रेशियो ऑफ एवरेज लोड मैक्सिमम डिमांड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड एंड नोन एज लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज डिमांड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। ओके, लोड फैक्टर मतलब हमें कितना लोड देना चाहिए और मैक्सिमम डिमांड कितनी है, वो हमें पता चलेगा लोड फैक्टर के द्वारा। इफ द पीरियड कंसिडर्ड इज अ डे देन द लोड फैक्टर इज अ डेली लोड फैक्टर। इफ पीरियड इज मंथ इट इज मंथली लोड फैक्टर, एंड सिमिलरली फॉर ईयरली लोड फैक्टर। लोड फैक्टर जरूरी नहीं है कि वो एक ही हो, लेकिन वो डिपेंड करता है कितने ड्यूरेशन के लिए ले रहे हैं, डेली ले रहे हैं, मंथली ले रहे हैं या ईयरली ले रहे हैं। लोड फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन 1 सिंस द एवरेज लोड इज लेस देन द मैक्सिमम डिमांड। हमेशा लोड फैक्टर 1 से कम रहेगा। हायर द लोड फैक्टर ऑफ द पावर स्टेशन लेसर विल बी द कॉस्ट पर यूनिट जनरेटेड। अगर जितना ज़्यादा लोड हम लोग कनेक्ट करेंगे, ओवरलोड नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 80% लोड तो हमें जनरेटर को कनेक्ट करना चाहिए, जिससे उसकी एफिशिएंसी बनी रहेगी और कॉस्ट पर यूनिट जनरेटेड जो है वो कम रहेगा। It is because higher load factor means lesser maximum demand. The station capacity is selected such that it meets the maximum demand. Okay. If lower maximum demand means lower capacity of plant which reduces the cost of the plant. अगर हम लोग मैक्सिमम लोड देंगे, कनेक्ट करेंगे सप्लाई को, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी हमें। 80% तक लोड हम लोग जनरेटर को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर 80% से ज़्यादा रहेगा तो वो ओवरलोड हो जाएगा, और अगर 50% से कम लोड देंगे तो वो अंडरलोडिंग हो जाएगा। अगर अंडरलोडिंग भी हमारे लिए हानिकारक है और ओवरलोडिंग भी हमारे लिए हानिकारक है।
कनेक्टेड लोड, तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कंटिन्यूस रेटिंग्स ऑफ ऑल द इक्विपमेंट्स। कनेक्टेड लोड कैसे हम लोग बताते हैं कि हर एक टाइम पे कितना लोड हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, उसका जो होता है सम जो होता है वो कनेक्टेड लोड होता है। लोड एक ही प्रकार का नहीं होता है, मोटर हो सकता है, ट्रांसफार्मर हो सकता है, अलग अलग प्रकार के लोड हो सकते हैं, तो उसकी जो सम होती है उसको क्या कहते हैं, कनेक्टेड लोड। आगे हम लोग देखेंगे एवरेज लोड डेली और एवरेज लोड ईयरली। ठीक है, ये यहाँ पे रेशियो बताया गया है, नंबर ऑफ यूनिट्स किलोवाट आवर जनरेटेड इन अ डे पर 24 आवर्स, और ईयरली में नंबर ऑफ यूनिट्स किलोवाट आवर जनरेटेड इन अ ईयर डिवाइडेड बाय 365 इंटू 24 आवर्स। इंपॉर्टेंस ऑफ हाई लोड फैक्टर, अगर लोड फैक्टर ज़्यादा रहेगा, जैसे मैंने बताया ओवरलोडिंग भी नहीं होना चाहिए, अंडरलोडिंग भी नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं, बेटर लोड फैक्टर या हाई लोड फैक्टर। इससे क्या होगा, कॉस्ट पर यूनिट जनरेटेड जो है वो कम रहेगा, वेरिएबल लोड प्रॉब्लम्स हमें नहीं, रेड्यूसेस वेरिएबल लोड प्रॉब्लम्स। अगर लोड वेरी कर रहा है तो उससे भी हमें थोड़ी सी राहत मिलेगी। चॉइस ऑफ साइज एंड नंबर ऑफ जनरेटर यूनिट्स, जैसे मैंने बताया पहले भी कि लोड को हमें एक ही जनरेटिंग स्टेशन से नहीं ले सकते हैं, अलग अलग जनरेटिंग स्टेशन से हमें लोड लेना पड़ेगा, सप्लाई लेनी पड़ेगी। तो फ्रॉम द लोड कर्व इट इज़ ऑब्जर्व दैट द लोड ऑन द पावर स्टेशन इज नेवर कांस्टेंट, इट वेरीज टाइम टू टाइम। हमेशा लोड कर्व में जो लोड पावर स्टेशन को कनेक्टेड रहता है वो टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है। द पीक लोड ऑकर्स मोस्टली इन द इवनिंग एंड इज ओनली फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। हमेशा पीक लोड जो होता है वो थोड़ी देर के लिए रहेगा, और ज़्यादातर शाम के वक्त वहाँ पे पीक लोड हमें देखने को मिलेगी। आफ्टर गेटिंग द नॉलेज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ लोड फॉर अ डे, देन नेक्स्ट ड्यूटी इज टू अरेंज द अल्टरनेटर टू फुलफिल दिस डिमांड। अगर हमने बताया कि यहाँ पे इतना डिमांड है, तो अल्टरनेटर या जनरेटर भी उतनी ही रेटिंग की होनी चाहिए, जिससे हमें मैक्सिमम डिमांड या लोड फैक्टर को हम लोग सेटिस्फाई कर सकें। देयर आर 2 मेथड्स टू फुलफिल लोड डिमांड। ओके, लोड डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए 2 मेथड्स हैं, एक है सिंगल यूनिट या वेरिएबल नंबर ऑफ यूनिट्स। जैसे मैंने बताया, एक सिंगल यूनिट हम लोग लगा सकते हैं, एक सिंगल जनरेटर लगाकर हम लोग अपने लोड रिक्वायरमेंट को, पीक लोड को हम लोग सेटिस्फाई कर सकते हैं, या अलग अलग प्रकार के लोड सप्लाई को लगा सकते हैं। जनरेटिंग जनरेटर लगा सकते हैं, या अलग अलग प्रकार के डीजल जनरेटर, थर्मल पावर स्टेशंस, ऐसे कई प्रकार के सप्लाई लगाकर सोर्सेज को कनेक्ट करके लोड को भी फुलफिल कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट मेथड, हेलो, इज एवरीवन एबल टू हियर? ओके, आई विल कंटिन्यू नाउ हियर। लेस एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर, अनइकोनॉमिकल टू रन, लेस रिलायबिलिटी। ओके, अगर हम लोग सिंगल यूनिट का इस्तेमाल करेंगे, अगर एक पर्टिकुलर एरिया है, जैसे मान लो याड्राव में आप सप्लाई कर रहे हैं पावर सप्लाई, तो एक ही सोर्स से अगर हम लोग पावर सप्लाई लेंगे तो हमें एफिशिएंसी कम हो जाएगी, उसकी कॉस्टिंग बढ़ेगी और रिलायबिलिटी भी उसकी कम होगी। अब मान लो अब एफिशिएंसी कैसे कम होगा, तो अगर एक ही लोड पे कनेक्ट करेंगे तो पूरी तरह से हम लोग लोड को सोर्स सप्लाई नहीं दे सकते, इससे एफिशिएंसी कम हो जाएगा। अनइकोनॉमिकल मतलब कॉस्ट पर यूनिट जो है वो भी बढ़ेगा। रिलायबिलिटी, अगर सोर्स ऑफ सप्लाई, मान लो डीजल जनरेटर आपने एक कैंपस के लिए लगाया है, तो उसमें अगर डीजल जनरेटर यूनिट फेल हो जाता है तो उसको हमें क्या करना है, ब्रेकडाउन हो जाता है, तो रिलायबिलिटी उसकी कम हो जाती है, कंटिन्यूटी हमें नहीं मिल पाती, इसलिए हमें रिलायबिलिटी की फैक्टर जो है वो कम हो जाती है। डिफिकल्टीज इन सेलेक्टिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीजेस द फ्लोर एरिया रिक्वायर्ड एंड हेंस द बिल्डिंग कॉस्ट। अगर हम लोग अलग अलग प्रकार के सोर्सेज से पावर लेंगे तो उससे भी थोड़ी नुकसान है। कैसे कि उसका जो एरिया जो लगेगा हमें वो ज़्यादा लगेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगी, और स्टार्टिंग, स्टॉपिंग एंड पैरेलल ऑपरेशंस के लिए भी हमें सेपरेट इक्विपमेंट्स लगेंगे, क्योंकि जो पावर हम लोग जनरेट कर रहे हैं उसको हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते हैं ग्रिड को, इसको सिंक्रोनाइज करके हमें ग्रिड को कनेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए हमें अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ मोर बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ यूनिट्स। इसकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा लगेगी, पैसा मतलब फाइनेंशियली हमें इन्वेस्टमेंट बहुत करनी पड़ेगी, इससे हमें थोड़ा बहुत इकोनॉमिकली इफेक्ट हो जाएगा, नुकसान होगा। ठीक है,
आगे हम लोग देखेंगे इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम। तो हेलो सर। हाँ, या टेल मी, या स्पीक प्लीज, बोलिए प्रतीक। तर या लेक्चरचं लिंक पाठवता का? थोडंसं लेट झालं. काय झालं? लेट झाला काय? हा, ओके. ते मी रेकॉर्डिंग तुम्हाला हो व्हॉट्सअपला बघितलं नाही मी. शुअर, मी रेकॉर्डिंग लिंक तुम्हाला यूट्यूबवर अपलोड करून ते ह्याला पाठवतो. ठीक आहे? हा ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. व्हाट्सअप ग्रुपवर. ओके. एनीबडी हॅज एनी डाउट्स इन अप टिल हियर? यू कॅन फ्रीली आस्क, अनम्यूट युअर ऑडिओ अँड यू कॅन आस्क द क्वेश्चन्स. I hope everyone has understood the important terms related to economics in power generation, and also everyone has understood about the how to connect the load, what is the sanction load, what is the connected load, what is the maximum demand. All these points I hope you all have understood. I will share the link of the video on the WhatsApp group also. Now we will take up interconnected power system. What happens is, in the interconnected power system, we are connecting number of sources to a particular grid. Okay, to a particular bus system, we are connecting the number of generating stations. That is called as interconnected power systems. Okay, maybe it is an AC network, or AC network we are connecting here, generating stations. And modern power system means what is anything we have modern power system, that is nothing but AC networks, individually generating stations, transmission and distribution stations, loads and load control center. Modern power system comprises of, एक modern power system जो होता है उसमें जनरेटिंग स्टेशन हो सकते हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, लोड्स होते हैं, लोड कंट्रोल सेंटर होता है. तो यहाँ पे रीजनल लोड कंट्रोल सेंटर जो होता है वो हर एक जोग्राफी में, एक हमारे देश में हर एक स्टेट में एक एक रीजनल लोड सेंटर है, रीजनल लोड कंट्रोल सेंटर बोलते हैं इसको. वहाँ पे पूरे लोड को मैनेज किया जाता है, लोड शेडिंग, लोड सप्लाई, फ्रीक्वेंसी मेंटेनेंस, ये सब काम जो है रीजनल लोड कंट्रोल सेंटर में के द्वारा की जाती है. फ्रीक्वेंसी कितनी होती है हमारे देश में? 50 हर्ट्ज. वो टॉलरेंस जो है 0.5 हर्ट्ज का टॉलरेंस हमें मिल सकता है, 50.5 हर्ट्ज टू 49.5 हर्ट्ज. अब सवाल ये उठता है कि हमें फ्रीक्वेंसी क्यों मेंटेन करनी पड़ती है? अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी मेंटेन नहीं करेंगे तो जो इक्विपमेंट्स उसको कनेक्टेड, पावर सप्लाई को जो कनेक्टेड हैं, उनकी जो लिमिट होती है वो उसको लिमिट से बाहर चला जाता है और वो ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. द एक्सचेंज ऑफ पावर, import or export between neighboring AC network is decided by the national load control center. Thus the entire AC network is an interconnected network called as national grid. मतलब ये जो ग्रिड होता है इसमें अलग अलग कंट्रोल सेंटर्स होती हैं, रीजनल कंट्रोल लोड कंट्रोल सेंटर और नेशनल लोड कंट्रोल सेंटर. महाराष्ट्र में रीजनल लोड कंट्रोल सेंटर जो लगाया गया है वो है ठाणे के पास जो है कालवा. स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर जो है वो है कालवा में है, और कर्नाटक में जो है वो बेंगलोर में है. ऐसे पूरे रीजनली जो कनेक्टेड ग्रिड्स नेटवर्क्स हैं, रीजनल लोड कंट्रोल सेंटर्स पूरी तरह से एक साथ जुड़े हुए हैं नेशनल ग्रिड के, नेशनल लोड कंट्रोल से पूरी तरह से कंट्रोल्ड है. ठीक है, नेशनल लोड कंट्रोल सेंटर के द्वारा ये सारी कंट्रोल्ड है. मेरिट्स ऑफ इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम्स. इंटरकनेक्शन लगाने से फ़ायदे क्या हैं? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस कम हो जाएगा. मतलब हमें हाइड्रो पावर स्टेशन जो है वो उस पर ज़्यादा निर्भर नहीं करनी पड़ेगी. इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अगर कम भी है तो भी हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ हाइड्रो पावर स्टेशन. हाइड्रो पावर स्टेशन को पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो बहता हुआ पानी है, नदी का जो बहता हुआ पानी है वो हम लोग उसको रोक नहीं सकते. इसके लिए हमें उसका यूटिलाइजेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से हो जाएगा. बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी रिजर्व्स. रिजर्व्ड एनर्जी जो है उसका पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. रिडक्शन इन ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड बेटर एफिशिएंसी. ऑपरेटिंग कॉस्ट कम रहेगा और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी. हायर यूनिट साइज पॉसिबल. मतलब जो इक्विपमेंट जो हम लोग इसको लोड कनेक्ट करेंगे वो हायर कैपेसिटी के भी लगा सकते हैं. हायर सिस्टम सिक्योरिटी. सिक्योरिटी भी बनी रहेगी.
फॉल्ट्स या डैमेजेस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी की जो क्वालिटी बनेगी वो अच्छी मिलेगी हमें, और वोल्टेज मतलब पावर फैक्टर भी अच्छा रहेगा और फ्रीक्वेंसी भी लिमिट्स के अंदर रहेगा। लिमिटेशंस क्या हैं, मैं अभी इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा लिमिटेशंस क्या हैं इसमें। मतलब पूरी तरह से इंटरकनेक्शन एज्यूम्स दैट सम एरियाज हैव सरप्लस जनरेशन, और दिस डज नॉट अप्लाई मेनी डेवलपिंग कंट्रीज वेयर लोड ग्रोथ इज मोर रैपिड than the growth of installed capacity. In case absence of surplus power, the merits of interconnection cannot be accrued. Surplus connections पावर के वक्त मतलब एक्स्ट्रा पावर अगर हम लोग जनरेट कर रहे हैं तो उसको स्टोर नहीं कर सकते, उसका यूज नहीं कर पाते हम लोग। और कास्केडेड ट्रिपिंग एंड ओवरऑल ब्लैकआउट्स इन लार्ज इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स, मतलब बार बार ट्रिपिंग ही हो सकता है और ब्लैकआउट्स भी मतलब शटडाउन भी हो सकता है, इससे फॉल्ट भी हो सकता है इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम्स से द्वारा। और लार्ज इंटरकनेक्शन रिक्वायर मोर इन्वेस्टमेंट्स फॉर लोड कंट्रोल सेंटर्स एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल, जहाँ पे अगर इंटरकनेक्शंस बहुत नेटवर्क कॉम्प्लिकेटेड है तो उस दौरान लोड कंट्रोल सेंटर्स और ऑटोमेटिक कंट्रोल की जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। और प्लानिंग, ऑपरेशन एंड कंट्रोल का जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। लार्ज इंटरकनेक्शंस रिक्वायर मोर ऑटोमेशन, इसमें ऑटोमेशन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ ईच सिस्टम शुड बी हाई। ओके, हर एक सिस्टम का जो रिलायबिलिटी फैक्टर है या सिक्योरिटी फैक्टर है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ तक हमने देखा कि इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम्स क्या हैं। तो यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ पावर स्टेशन। तो अलग अलग पावर स्टेशन जो हैं, जैसे थर्मल पावर स्टेशन हो, न्यूक्लियर पावर स्टेशन हो, डीजल पावर स्टेशन हो, तो हर एक पावर स्टेशन जो है वो कनेक्टेड रहता है, इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस रहते हैं। दीज पावर स्टेशंस हैव टू बी यूज्ड आइदर एज पीक लोड प्लांट्स और बेस लोड प्लांट्स। जैसे हर पीक लोड में कभी कभी हमें सप्लाई देनी पड़ती है, बेस लोड में भी सप्लाई देनी पड़ती है, तो हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है हर एक पावर स्टेशन के साथ, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ पावर स्टेशंस। और द कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग द एनर्जी, द कॉस्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन, द कॉस्ट ऑफ फाउंडेशन एंड लैंड रिक्वायर्ड, द अवेलेबिलिटी ऑफ एन एडिक्वेट supply of cooling water, the type of load to be taken by the power plant should be reliable in operation, the life of the plant. ये सारी फैक्टर्स हमें कंसिडर करनी पड़ेगी जब हम लोग कोई भी पावर स्टेशन लगाते हैं। तो ट्रांसमिटिंग करने के लिए ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं होनी चाहिए। फ्यूल जो लगेगा, ईंधन जो लगेगा थर्मल पावर स्टेशन में, जैसे कोयला लगता है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्टिंग भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फाउंडेशन और लैंड रिक्वायर्ड जो है वो भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कूलिंग वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो हमें मिलनी चाहिए, और रिलायबल ऑपरेशन हमें प्राप्त होनी चाहिए। और लाइफ ऑफ द प्लांट, जो कुल उसका आयु है प्लांट का, वो ज़्यादा होनी चाहिए। ये सारे फैक्टर्स हम लोग स्टडी करके ही न्यूक्लियर पावर स्टेशन या थर्मल पावर स्टेशन, डीजल पावर स्टेशन, हाइड्रो पावर स्टेशन का इंस्टॉलेशन या वहाँ पे लगाना हमें आसान हो जाता है, ठीक है। तो आज हमने देखा कि मैक्सिमम different terms used in economics of power generation और इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम्स और कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ पावर स्टेशंस, इसके बारे में हमने जानकारी ली आज इस वीडियो प्रेजेंटेशन में। तो अभी मैं एक अटेंडेंस का ये प्रिंट स्क्रीन कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच। अभी तक 26 लोग कनेक्टेड हैं मेरे साथ। मैं एक बार आप सबका नाम रिकॉर्ड कर लेता हूं ताकि मैं आपका अटेंडेंस दे सकूं, ठीक है। और इसका जो वीडियो प्रेजेंटेशन रिकॉर्डिंग जो है वो भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करूंगा, ठीक है।
हेलो, अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क. Anybody has any doubts? Even you can ask afterwards also, no problem. Or you can put your questions in the chat box. All of you wait for a minute. I'll just note down your names so that I can consider your attendance. Okay, record it. Okay. Sure. Yeah, tell me. Hello. अजून लेक्चर आहे का सर? हाँ बोला की. लेक्चर आहे का अजून? काय म्हणला? लेक्चर आहे का अजून? नाही झालं. It is over now. You can all exit the meeting. Okay, you can all exit the lecture. Okay, thanks. Okay, thank you.